हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मनरेगा का पार्ट 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किया है मनरेगा का। यदि आपने नहीं देखा है तो ADEO नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे मोबाइल ऐप में EDO एग्ज़ाम कोर्स अवेलेबल है। यदि आपकी इच्छा है ज्वाइन करने की तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल की भी सुविधा है, कॉल भी कर सकते हैं। साथ में मोबाइल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगी। यदि आप इच्छुक हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मनरेगा का हमें पार्ट 6 डिस्कस करना है। ये कुछ डेटा है जो कि हमें जाना ज़रूरी है मनरेगा के रेस्पेक्ट में। वो ये है कि छत्तीसगढ़ का मनरेगा के संबंध में और वी कैन से 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाने वाला छत्तीसगढ़ का जो स्थान है पूरे भारत देश में, वो है 5वें स्थान पर छत्तीसगढ़ है। क्या लिखा है? मनरेगा के अस्तित्व में आने के बाद 2021-22 में सबसे अधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 5वें स्थान पर है। तो छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है, तो उससे पहले 1, 2, 3, 4 कौन है? तो फर्स्ट कौन है? राजस्थान है। सेकंड कौन है? उत्तर प्रदेश। थर्ड कौन है? आंध्र प्रदेश। और फोर्थ कौन है? पश्चिम बंगाल। हमें ध्यान क्या देना है कि परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा के तहत में क्या प्रावधान रखा है कि 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाना है। हालांकि हमें ये पता है कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, तो 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ है? तो 2013-14 से यह चालू हुआ है। 150 हमारे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन उन 150 दिनों के रोजगार में 100 दिनों का जो रोजगार प्रदान किया गया है। क्यों? क्योंकि यदि किसी का आकलन किया जाता है तो जो इक्वल है उसी में तो आकलन करेंगे ना। तो बाकी राज्यों में जो स्थिति है और जो भारत सरकार ने एक जो मानदंड रखा है कि 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाना है, तो उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान 5वां है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और जब 5वां है तो 100 दिनों का रोजगार जो छत्तीसगढ़ ने उपलब्ध करवाया है उसका क्या डेटा है? तो 2021-22 में छत्तीसगढ़ में अब तक 5,54,322 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मिला है। कितना? 5,54,322 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ है। ठीक है। कोरोना के समय में, जब कोरोना काल चल रहा था, तो उस समय ऐसा माना गया था कि छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ ने मनरेगा के तहत में सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाए थे। ठीक है। फिर क्या? मनरेगा के तहत काम करने वाले जो अकुशल कर्मकारों के लिए छत्तीसगढ़ में 204 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। कब से लागू हो गई है ये? 1 अप्रैल 2022 से लागू हुई है। लेकिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए क्या रखा गया था? तो 193 रुपीज़ निर्धारित किया गया था। 193 रुपीज़ मजदूरी दर निर्धारित थी, लेकिन छत्तीसगढ़ ने क्या कर दिया? छत्तीसगढ़ ने इसे 204 रुपये प्रतिदिन जो रोजी मनरेगा के तहत में निर्धारित की है। तो ये जो रोजी मनरेगा के तहत में निर्धारित की गई है, यानी कि जो 11 रुपये की जो पारिश्रमिक बढ़ोतरी है
जो ये 11 रुपये की पारिश्रमिक बढ़ोतरी है वो कौन दे रहा है, कौन अदा कर रहा है? तो छत्तीसगढ़ सरकार अदा कर रही है। ये 11 रुपये की बढ़ोतरी अधिक दे रही है ना, तो कौन दे रहा है? छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी कि जो प्रेजेंट में जो वित्तीय वर्ष है 22-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया। क्यों राजपत्र पर प्रकाशन कर दिया गया? क्योंकि ये अधिनियम है और अधिनियम के अंतर्गत कोई भी बात केवल मौखिक रूप से मान्य नहीं होती, उसे राजपत्र पर प्रकाशित किया जाता है। तो राजपत्र पर प्रकाशित कर दिया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और कितना मजदूरी दर हमारे छत्तीसगढ़ में है? तो 204 रुपये प्रतिदिन है। ठीक है, आगे देखिए और क्या बताया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि देश भर में मनरेगा कार्यों में लगे कुल मजदूरों में करीब 20 से 25% तो अकेले छत्तीसगढ़ से ही हैं। जो मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिए जाते हैं, रोजी प्रदान की जाती है, तो उसमें जो 20 से 25% जो है वो केवल छत्तीसगढ़ का ही केवल डेटा है। यानी कि छत्तीसगढ़ के लोग 20 से 25% लोग मनरेगा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है, आगे देख लें हम लोग। आगे क्या है, अब हम कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मतलब मनरेगा के रेस्पेक्ट में, मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य करते हैं उनके जो कुछ कीवर्ड्स हैं उसे हम देख लेते हैं। और वो क्या है? सबसे पहले बेयरफुट टेक्नीशियन। ये बेयरफुट टेक्नीशियन क्या होता है मनरेगा के अंतर्गत? तो एक बेयरफुट टेक्नीशियन एक शिक्षित व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है ये? शिक्षित व्यक्ति है, जिसे स्थानीय SC/ST मनरेगा श्रमिक परिवारों से पहचाना जाता है और विशेष रूप से सिविल इंजीनियरिंग अवधारणाओं में अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? ये बेयरफुट टेक्नीशियन हुआ दे। बेयरफुट टेक्नीशियंस कौन है? Barefoot technician is an educated person identified from the local SC/ST Manrega worker households and specially trained in civil engineering concepts using the customized ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। ये क्या होते हैं? बेयरफुट टेक्नीशियन मनरेगा के तहत में, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, शिक्षित व्यक्ति होते हैं। अब ये शिक्षित व्यक्ति तो कोई भी शिक्षित व्यक्ति हो सकते हैं क्या? तो नहीं, ऐसा बोला गया है जो मनरेगा के अंतर्गत जो श्रमिक परिवार हैं, जो आते हैं, जो काम कर रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत, उनमें से जो SC/ST परिवारों जो परिवार हैं, SC/ST परिवार के जो मनरेगा के अंतर्गत कार्य कर रहे होते हैं, उनके कोई शिक्षित व्यक्ति क्या बन सकते हैं? बेयरफुट टेक्नीशियन बन सकते हैं। एवं इन्हें किस में प्रशिक्षित किया जाता है? विशेष रूप से क्या ध्यान दिया जाता है? स्पेशली ट्रेंड इन सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। इनको किस में प्रशिक्षित किया जाता है? तो इन्हें सिविल इंजीनियरिंग अवधारणाओं में अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग मॉड्यूल, जो सिविल इंजीनियर्स जो मनरेगा के तहत में जो कार्य कर रहे होते हैं, ये उनके लिए एक असिस्टेंट के रूप में ये कार्य करते हैं। जैसे कि जो सिविल इंजीनियर्स के काम है उस तो वो तो अपना जो भी कार्य है वो तो ठीक है कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निर्माण कार्य है, कुछ बनाने का कार्य है। जब कुछ बनाने का कार्य है तो ये जो बेयरफुट टेक्नीशियन है वो एज अ असिस्टेंट काम करते हैं। किसका? सिविल इंजीनियर्स का। क्योंकि इन्हें किस में प्रशिक्षित किया जाता है? तो इन्हें सिविल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तो उन्हें सरकार के द्वारा 90 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और वे ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों की योजना बनाने, लेआउट करने, मापने और पर्यवेक्षण करने में शामिल होते हैं। पहली बात हमें जो याद करना है वो ये है कि बेयरफुट टेक्नीशियन है क्या? तो ये एजुकेटेड है, शिक्षित वर्ग हैं। कहाँ से आते हैं? तो मनरेगा श्रमिक के SC/ST फैमिलीज से आते हैं। इन्हें किस में प्रशिक्षित किया जाता है? तो इन्हें सिविल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षित किया जाता है। फिर इन्हें कितने दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इन्हें 90 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर उसके बाद ये कार्य क्या कर रहे होते हैं और किस स्तर पर कार्य कर रहे होते हैं? तो ये ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य कर रहे होते हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? तो ये योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर लेआउट करते हैं, डूइंग लेआउट्स, फिर उसके बाद मेजरिंग यानी कि कुछ भी मापना। क्यों? क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में ये प्रशिक्षित हैं।
टेक्नीशियंस हैं ये, तो उन्हें मापना, जैसे कुछ भी मेजर करना, साथ में पर्यवेक्षण करने का भी सुपरवाइजिंग मनरेगा वर्क्स, जो भी मनरेगा के तहत में जो भी कार्य हो रहे हैं तो उनको ये पर्यवेक्षण भी उसका करते हैं, सुपरवाइज भी करते हैं। कहाँ पे, हमें बिल्कुल याद रखना है, ग्राम पंचायतों में, एट द ग्राम पंचायत लेवल। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं जन मनरेगा, हम कीवर्ड्स देख रहे हैं ना मनरेगा के, तो उसके बाद आता है जन मनरेगा। तो जन मनरेगा क्या है, तो नाम से पता चल रहा है जन, जन मतलब जनता। ठीक है, तो क्या है, कब आया है ये, तो 19 जून 2017 को आया है। कब आया, 19 जून 2017। और ये है क्या, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च जन मनरेगा। जन मनरेगा इज एन सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल एप्लीकेशन। व्हाट इज दिस जन मनरेगा, ये जन मनरेगा क्या है, तो ये नागरिक केंद्रित, एक नागरिक केंद्रित मोबाइल एप्लीकेशन है। जन मनरेगा यदि हमने देखा तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करना चाहिए, अरे ये तो ऐप है। क्या है, ये ऐप है। क्या है, सिटीजन सेंट्रिक है, नागरिक केंद्रित है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया, केंद्रीय विकास मंत्रालय के द्वारा, तो 19 जून 2017 को इसको लॉन्च किया गया है। और क्या है ये, जन मनरेगा ऐप है, तो इसमें मिलता क्या है, तो जन मनरेगा में, जन मनरेगा जमीनी स्तर से सूचना की प्रवाह के लिए एक उपकरण है जो नागरिकों को सिस्टम से जोड़ेगा। नागरिकों को सिस्टम से जोड़ना मतलब क्या होता है कि आप अपने घर में बैठे हैं, अब आपको पता नहीं कि मनरेगा के अंतर्गत हमारे एरिया में या फिर दूसरे एरिया में, पूरे मतलब कि हम देखें तो पूरे राज्य में या भारत में कहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, आपको जानकारी नहीं है। आप जन मनरेगा में जाइए, मोबाइल एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में आपको जानकारी मिल जाएगी। और आपको जो जानकारी मिलेगी वो ग्राउंड लेवल होगी। ग्राउंड लेवल मतलब कि पूरा जहाँ से कार्य स्टार्ट हुआ है वहाँ से ये आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। कहाँ, जन मनरेगा मोबाइल एप्लीकेशन में। तभी इसमें लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, ये पूरे सिस्टम को, नागरिकों को सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। यानी कि पारदर्शिता हेतु ये केंद्र विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिससे ट्रांसपेरेंसी आ सके। ठीक है, और क्या बताया गया है इसमें, एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस। और ये किसकी ओर पहल है, तो ये सुशासन की दिशा में एक पहल है। क्यों, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या कार्य हो रहे हैं। फिर जन मनरेगा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या है, ये एक इंटरफेस है। क्या है, इज एन इंटरफेस टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। आप कौन सी पब्लिक सर्विस दे रहे हैं, सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कि केवल गड्ढा खुदवा करके उसे पाटने का काम कर रहे हैं। तो ये सब जानकारी हमें कहाँ मिल रही है, तो ये सब जानकारी हमें जन मनरेगा में मिल जाएगी। ठीक है, फिर आगे क्या बताया गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन है। यदि एग्जाम में इसका वर्जन यदि पूछता है तो हमें ये भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि ये बीटा वर्जन है एंड्रॉयड का, बीटा वर्जन है एंड्रॉयड का। और हमें क्या अलाउ करता है, तो अलाउज लोकेटिंग ऑलरेडी जियो टैग्ड मोर देन 1.78 करोड़ मनरेगा assets within ISRO भुवन मैप इंटरफेस along with their attributes and 2 photographs। ये क्या करता है, आप यदि आप जन मनरेगा में जाते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बीटा संस्करण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भुवन मैप इंटरफेस के भीतर उनकी विशेषताओं और 2 तस्वीरों के साथ हमें 1.78 करोड़ से अधिक मनरेगा की संपत्तियों का पता लगाने की अनुमति देता है। ये क्या देता है कि जो इसरो के द्वारा लॉन्च जो भुवन पोर्टल है, भुवन पोर्टल में हमें जाना है, हमें क्या करना है, हमने जन मनरेगा को डाउनलोड कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें जानकारी चाहिए मनरेगा की। तो उसमें क्या है, उसमें क्या बताया गया है कि ये पूरा लिंक्ड है। कैसा लिंक्ड है कि जो भुवन पोर्टल है जो कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, उसमें क्या होता है, अच्छा बताइए भुवन पोर्टल में होता क्या, तो इसमें आपको कहाँ पे क्या, आपको इमेजरी मिलती है, सैटेलाइट इमेजरीज। यानी कि आपको कहीं का कुछ भी इमेज चाहिए, कुछ भी फोटोग्राफ्स चाहिए, आपको भुवन पोर्टल में मिल जाएगा, ऑलरेडी वहाँ पे है। जिस तरह से आप गूगल लोकेशन ट्रेस करते हैं ना, उसी तरह से ये भुवन मैप में क्या है, पूरा इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी है, वो सब आपको मिल जाएगी।
तो क्या बताया गया है इसमें कि जो भुवन आपसे लिंक्ड है उसमें आपको मनरेगा की कितनी संपत्ति, तो 1,78,00,000 तक की जो भी संपत्तियां जो भी बनाई गई हैं मन, क्यों, क्योंकि एसेट्स क्रिएट होते हैं, संपत्तियों का निर्माण किया जाता है जो कि आयवर्धक हो, आय दे सके हमें, किसमें, मनरेगा के तहत। जैसे कि रोड का निर्माण हो रहा है, ब्रिज का निर्माण हो रहा है, तो ये सब क्या है, आयवर्धक है, आय इससे जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 1.78 करोड़ यानी कि 1,78,00,000 के लगभग जो मनरेगा के तहत में संपत्तियों का निर्माण हुआ है उसकी अनुमति प्रदान करता है, उसके विषय में जानकारी उपलब्ध हो जाती है जन मनरेगा में। साथ में आपको तस्वीरें भी दिखाई देंगी, तो ये किस में होता है, जन मनरेगा में होता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट कीवर्ड हमारा जियो मनरेगा। अब ये जियो मनरेगा क्या है उसे हम देख लेते हैं। तो विद एन ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूविंग द ट्रांसपेरेंसी एंड टू एनहांस द विजिबिलिटी ऑफ मनरेगा, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज डिजाइन a unique solution by integrating space technology and asset tracking management solution under the project of Geo Manrega। जियो मनरेगा में क्या किया गया है, तो पारदर्शिता में सुधार लाने और मनरेगा की दृश्यता को बढ़ाने के उद्देश्य से, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए। अब ये दृश्यता को बढ़ाने के लिए ये क्या है, टू एनहांस द विजिबिलिटी ऑफ मनरेगा, यानी कि हम देख सकें, हम जान सकें, हम देख सकें, हम जान सकें कि मनरेगा के तहत में आखिरकार कार्य क्या हो रहे हैं, कार्य क्या हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है, तो उसके लिए जियो मनरेगा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ये जियो मनरेगा परियोजना के तहत में होता क्या है, तो जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी और एसेट ट्रैकिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन, परिसंपत्ति ट्रैकिंग प्रबंधन समाधान को क्या किया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है, एकीकृत किया गया है। और क्या किया गया है, क्या लाया जा रहा है, पारदर्शिता में सुधार एवं मनरेगा की दृश्यता को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये किस तरह से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परिसंपत्ति ट्रैकिंग प्रबंधन समाधान को एकीकृत किया गया है, स्पेस टेक्नोलॉजी और एसेट ट्रैकिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन को इंटीग्रेट किया गया है। तो उसको हम थोड़ा समझेंगे, इसको कैसे समझेंगे आगे अभी आएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दिस प्रोजेक्ट हैज़ अ विजन टू मेक जियो टैग्ड एसेट डेटा अंडर मनरेगा ट्रांसपेरेंट एंड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन विच इज एक्सेसिबल टू ऑल। बिल्कुल पारदर्शिता है, तो इसमें क्या बताया गया कि इसका लक्ष्य है कि जियो टैग्ड एसेट डेटा को पारदर्शी और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराना, जो कि सभी के लिए सुलभ हो सके। फिर क्या है, अब हम यहाँ से समझेंगे कि होता क्या है। वहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है बताइए, स्पेस टेक्नोलॉजी और एसेट मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम को क्या किया गया है, बिल्कुल इंटीग्रेट कर दिया गया। कैसे परिसंपत्तियों का हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, प्रबंधन जो हो रहा है, और कैसे हम लोग जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को किस तरह से एकीकृत किया गया है जियो मनरेगा के तहत, उसे हम समझेंगे। क्या है, फेज 1, ये फेज वाइज मैनर में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो जो इसका प्रथम चरण था जियो मनरेगा का, तो प्रथम चरण आया है 30 नवंबर 2016 को। कब आया है, 30 नवंबर 2016 को। जन मनरेगा कब आया है, तो 2017 को आया है। ठीक है, जियो मनरेगा कब आया है, तो 2016 को आया, 30 नवंबर 2016। ठीक, फिर और क्या बताया जा रहा है इसमें, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है संपत्ति से संबंधित डेटा की कल्पना, विश्लेषण और अन्वेषण करने के लिए GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली समाधान बनाने के लिए और कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए है। ये क्या लिखा हुआ है, टू क्रिएट GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉल्यूशन टू विजुअलाइज, एनालाइज एंड एक्सप्लोर एसेट्स रिलेटेड टू डेटा एंड मैनेज देम मोर इफेक्टिवली फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। क्या लिखा है देखिए, जियो मनरेगा, हमें ध्यान क्या देना है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को किससे जोड़ दिए हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को एसेट मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़े हैं। संपत्तियों का जो निर्माण हो रहा है, उनका प्रबंधन का जो कार्य हो रहा है, उससे जोड़ा गया है। अब ये देखिए आप लोग,
अब क्या है कि यहाँ पे किसी एरिया में कुछ कार्य हुआ मनरेगा के तहत में, मनरेगा के तहत में कार्य हुआ, वहाँ पे कार्य जो है, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे हुआ हो चाहे ना हुआ हो, वहाँ पे कुछ एसेट जनरेट कार्य हुआ, तो वहाँ पे एसेट जनरेट हुआ। हम मान के चलते हैं रोड बना है, यहाँ पे रोड बना है। अब रोड बन गया यानी कि अब वो तो बिल्कुल एसेट क्रिएट हो गया ना, संपत्ति का निर्माण हो गया। अब ये आय वर्धक है, आय प्रदान करेंगे, रोड है, वहाँ पे टैक्स लगाइए, टोल टैक्स पे करेंगे, वहाँ से भी पैसा जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल ये तो एसेट क्रिएट हो गया। अब इसके बारे में यहाँ की जनता, वो जो आसपास की, बस उसको पता चला अच्छा ये ना मनरेगा के जो श्रमिक है ना उनके द्वारा, और ये मनरेगा के तहत में ये रोड का निर्माण हुआ है। हम यहाँ हैं, हमें तो नहीं पता कहाँ पे मनरेगा के तहत में कार्य हो रहा है। कैसे पता चला? स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के द्वारा हमें पता चला कि इस जगह में XYZ प्लेस में मनरेगा के तहत में, अच्छा यहाँ पे जो रोड बना है ना वो मनरेगा के अंतर्गत बना है, और वो रोड बहुत अच्छी है, वो रोड बहुत अच्छी है। ये हमें कहाँ से पता चल गया? हमें जब हम जाते हैं, जब हम किसको यूज़ करते हैं, GIS को यूज़ करते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से। अब ये भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है, यानी कि किस तरह से जो मैप, जैसे कि मैंने आपको बताया जो भुवन पोर्टल है वो आपको सैटेलाइट इमेजरी प्रदान करती है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, लोकेशन आप पता कर लीजिए। आप भुवन पोर्टल में जाइए, आपको सब दिख जाएगा, बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि वहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये जियो मनरेगा ऐसा किया है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आप घर बैठे किस तरह से एक मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए आप जान पाएँ कि मनरेगा के अंतर्गत कौन सी संपत्ति का निर्माण हुआ है, यही जियो मनरेगा है, यही जियो मनरेगा है। आप ये जान पाए हैं घर बैठे कि मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए कि कहाँ पे मनरेगा की संपत्ति का निर्माण हो रहा है मनरेगा के अंतर्गत, तो यही जियो मनरेगा है और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है, अब फेज़ 2 में आ जाते हैं, दूसरा चरण जियो मनरेगा का। तो दूसरा चरण जियो मनरेगा का आया है 1 नवंबर 2017 में। 1 नवंबर 2017 को 31 राज्यों में ये जो है सार्वजनिक डोमेन में शुरू किया गया था, 1 नवंबर 2017, और वो वाला 2016 पहला चरण 30 नवंबर 2016, और जो दूसरा चरण है वो कब आया है, तो दूसरा चरण आया है हमारा 2017 में। अब 2017 में 1 नवंबर 2017 में कितने राज्यों में, तो 31 राज्य, मतलब कि ओवरऑल कुल मिलाकर के 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इस तरह से यदि आप देखें तो, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, अंडर दिस फेज जियो टैगिंग वॉज कैरिड आउट इन 3 स्टेजेस। अब जियो टैगिंग का को आप लोग आई होप समझ गए होंगे। जियो टैगिंग मतलब कि सैटेलाइट से जो है जो इमेज लिए जाते हैं वही जियो टैगिंग कहलाते हैं, वही जियो टैगिंग कहलाते हैं। कि आपको पता, अब गूगल मैप में आप जाइए, आपको क्यों पता चल पा रहा है, आप अपना घर सर्च कर लीजिए और गूगल मैप में आपका घर दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, जियो टैगिंग है। वो क्या है, वो जियो टैगिंग है, ठीक है। तो क्या है ये जो जियो टैगिंग, ये जो हुआ है इसमें, तो इस चरण के तहत जो वित्तीय वर्ष 2017-18 से शुरू होने वाले सभी कार्यों के लिए 3 चरणों में जियो टैगिंग की गई है। अब जियो टैगिंग 3 चरण में हुई, तो कैसे हुई है, तो देखिए पहला चरण यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो स्टेज 1 में क्या हुआ, तो काम शुरू होने से पहले, यानी कि ये एक जगह है, खाली जगह है, ठीक है। तो वहाँ पे अब ये निर्धारित हुआ कि यहाँ पे जो है मनरेगा के तहत में कार्य हो रहा है, तो पहले ही वहाँ पे क्या कर लिए, वहाँ की इमेज ले लिए, वहाँ पे इमेज ले लिए। अच्छा यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं है, तो वो क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज हो गया, बिफोर स्टार्ट ऑफ द वर्क। फिर उसके बाद काम अब चल रहा है, अब यहाँ पे मजदूर ना डेली आ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं और यहाँ पे जो है कार्य हो रहा है। तो ये दूसरा स्टेज हो गया कि काम के दौरान, ड्यूरिंग द वर्क। अब उसके बाद में जो है जो तीसरा चरण आ रहा है, तो तीसरा चरण अब ये पता चला कि यहाँ पे तो कार्य हो गए। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, काम पूरा होने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब ये देखिए जियो मनरेगा में क्या था कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एसेट मैनेजमेंट को, एसेट क्रिएशन मैनेजमेंट सिस्टम को क्या किए हैं, लिंक कर दिए हैं। अब देखिए आपको बिल्कुल पता चल गया
कि कहाँ पे ये खाली स्थान था वहाँ पे लोग काम कर रहे थे और यहाँ पे तो अब रोड बन के तैयार हो गया। तो ये क्या है, जियो मनरेगा के तहत में हुआ है। कब से? 2017-18 से शुरू हुआ, वित्तीय वर्ष 2017-18 से शुरू हुआ है कि जियो टैगिंग जो होगी वो 3 चरणों में होगी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम आ जाते हैं GIS बेस्ड प्लानिंग अंडर मनरेगा। ये GIS बेस्ड प्लानिंग अंडर मनरेगा ये क्या है, तो इसे हम देखते हैं। तो ये इनिशिएटिव सबके, जैसे कि सभी में वो भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो ये भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह एक पहल है जो ग्राम पंचायत को क्या करता है, विच हेल्प्स द ग्राम पंचायत। किस लिए हेल्प करता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने के लिए वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने में मदद करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए कहाँ पे? ग्राम पंचायतों में। ग्राम पंचायत which helps the ग्राम पंचायत to ensure a scientific and holistic approach for planning। जो भी प्लानिंग करना है, जो भी योजना बनाना है, वो कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण। अब ये वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण ग्राम पंचायतों में ये क्या होता है, इसे हम थोड़ा समझेंगे। जो ये है GIS बेस्ड है, तो GIS बेस्ड प्लानिंग अंडर जो मनरेगा है उसमें क्या होता है, कार्यान्वयन स्तर पर भागीदारी योजना सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होनी चाहिए। एंश्योर किसको कर रहा है? पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। ये एक केवल स्टेटमेंट है, समझना आप अभी कहाँ पे, यहाँ पे हमें समझना है। यहाँ पे समझना है क्या है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कार्यों का महत्वपूर्ण पहलू हम देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। हमने क्या देखा कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एवं समग्र दृष्टिकोण स्थापित करता है कहाँ पे? ग्राम पंचायतों पे, कि योजना बनाइए वो वैज्ञानिक एवं समग्र होनी चाहिए। ठीक है, और वो क्या किया है? पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, यानी कि जन भागीदारी। अब ये जन भागीदारी और वैज्ञानिक एवं समग्र दृष्टिकोण क्या है, यहाँ से हमें समझ में आएगा। भूमि का व्यवस्थित विकास। अब ये भूमि है, इसका विकास कीजिए लेकिन व्यवस्थित, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ लैंड। फिर क्या है? हार्नेसिंग ऑफ रेन वाटर फ्लोइंग वाटरशेड प्रिंसिपल्स, रिज टू वैली अप्रोच। वाटरशेड सिद्धांतों का पालन करते हुए वर्षा जल का प्रबंधन करना है। अब ये भूमि है, इसका व्यवस्थित विकास करना है। हमें यहाँ पे रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, उसका व्यवस्थित ये होता है विकास। फिर उसके बाद पानी भी तो गिरता है, क्या ऐसा ब्रिज बना दें कि आज बनाए और जैसे ही कल से स्टार्ट हुआ, कल से बोले कि आज से ये ब्रिज स्टार्ट हो रही है, तो कल ही वो ढह गई, तो ये क्या एक व्यवस्थित विकास हुआ उस भूमि का? तो बिल्कुल नहीं हुआ। क्या किसी भी प्रकार से कुछ अच्छा हुआ है क्या फिर मनरेगा में? फिर तो नहीं हुआ ना। तो क्या बोला गया है कि एक तो भूमि का व्यवस्थित विकास कीजिए, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यदि पानी गिरे तो उनकी जो निकासी हो वो सही रूप से होनी चाहिए। अब ये निकासी के लिए क्या बताया गया? रिज टू वैली अप्रोच। अब आप ये रिज टू वैली अप्रोच समझते हैं क्या होता है? ये रिज टू वैली अप्रोच होता है जैसे कि छत्तीसगढ़ की जो योजना है, कौन सी योजना है? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। उसके तहत में जो नरवा योजना है, जहाँ पे क्या होता है? नालों का संवर्धन का कार्य होता है। क्या होता है? नालों का संवर्धन का जो कार्य होता है उसमें ही जो है ये होता है रिज टू वैली अप्रोच। यानी कि पानी हर जगह गिर रहा है, उसको क्या किया जाए? उसकी उचित निकासी हो। देख रहे हैं आप लोग, ये जो उचित निकासी होती है यही क्या होता है? यही है रिज टू वैली अप्रोच। और इसके अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत जो है यही अपनाया जाए। उसकी क्या हो? रिज यानी कि हर जगह तो पानी है, लेकिन यदि उसकी एक एक बूंद, यदि जब बचाने की बात आती है कि पानी के एक एक बूंद को सहेजना है, तो वो क्या है? रिज टू वैली अप्रोच होता है। नरवा योजना जहाँ पे नालों का संवर्धन होता है, ये वही है। ठीक, फिर क्या है? आय पैदा करने वाली संपत्ति का निर्माण करना है। क्या करना है? आय पैदा करने वाली संपत्ति का निर्माण करना है। तो ये सब क्या हो गए? तो ये विभिन्न पहलू हैं मनरेगा के तहत में, ये सब कार्य किए जाते हैं। तो ये सभी कार्यों को, ये है समग्र दृष्टिकोण, ये होता है समग्र दृष्टिकोण। और वैज्ञानिक सोच क्या है? रिज टू वैली अप्रोच, यानी कि पानी गिर रहा है यानी कि वेस्ट कर दो,
बारिश के पानी को वेस्ट कर दो, नहीं, उसका प्रबंधन करना है, भूमि का व्यवस्थित विकास करना है और क्या करना है, आय पैदा करने वाली संपत्ति का निर्माण करना है। ये ग्राम पंचायतों में ये कैसे पता चलेगा, GIS बेस्ड प्लानिंग, यानी कि कौन सी भूमि कहाँ पे सही है, कहाँ पे रोड बनाया जाए, कहीं ये किस तरह की भूमि है, यहाँ पे ये बनवाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं आज बना रहे हैं और कल ढह गई, क्या ये भार वहन कर पाएगी, क्या यहाँ पे उचित रूप से पानी का प्रबंधन हो पाएगा, वर्षा के पानी का, क्या यहाँ पे आय पैदा करने वाली संपत्तियों का वास्तविक रूप में निर्माण हो पा रहा है। ये होता है GIS बेस्ड प्लानिंग अंडर मनरेगा। यानी कि आप जो है पूरी तरह से किसका उपयोग कीजिए, आप स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है वहाँ पे। कैसे प्रौद्योगिकी की, जियो टैगिंग के जरिए हमें सब GIS भौगोलिक स्थिति क्या है उस भूमि की, उसे जानना है। फिर क्या है, मनरेगा हैज़ ऑलवेज एम्फसाइज्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट NRM बेस्ड प्लानिंग टू एनहांस द लाइवलीहुड एंड NRM रिसोर्स बेस इन रूरल एरियाज। क्या बताया जा रहा है कि मनरेगा ने हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आधार को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आधारित योजना पर जोर दिया है। हमेशा ये हमें याद रखना है कि मनरेगा के तहत में कार्य कैसे होते हैं, तो मनरेगा के तहत में कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आधारित ही कार्य होते हैं। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट बेस्ड प्लानिंग ही होता है मनरेगा के तहत में। क्यों? जिससे आजीविका में वृद्धि हो सके, जिससे आजीविका और प्रकृति को हमें सहेजना है, प्रकृति को हमें सहेजना है, उसे वेस्ट नहीं करना है। ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आधारित योजना पर बल दिया जाता है मनरेगा के तहत। फिर क्या है मनरेगा के तहत में और क्या होता है, द प्लानिंग ऑफ वर्क्स अंडर मनरेगा आर नाउ कैरिड आउट यूजिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जैसे कि GIS और रिमोट सेंसिंग। क्या होता है, प्लानिंग, यदि कहीं पे भी भूमि का विकास करना है, आय पैदा करने वाली संपत्तियों का निर्माण या फिर वाटरशेड मैनेजमेंट करना है मनरेगा के तहत में, तो किसका उपयोग किया गया, तो GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली का, कि यहाँ की भूमि किस तरह की है हमें जानकारी हो जाए। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है, रिमोट सेंसिंग मतलब जो जानकारी हमें उपलब्ध करवा देती है। रिमोट सेंसिंग जैसे कि हम बोरवेल भी करवाते हैं तो वहाँ पे जानकारी ले लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे पानी है या नहीं है, यहाँ पे पानी है या नहीं है। ये सब क्या है, ये किसके ज़रिए, ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से हमें पता चल रहा है और मनरेगा के तहत में इसी सब को यूज़ किया जाता है। कुल मिलाकर के बात यहाँ पे ये बताई जा रही है। हमें केवल एक जानकारी होना चाहिए कि यदि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में तो हमें जानकारी इसकी होनी ही चाहिए। फिर क्या है, इस उद्देश्य के लिए इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर से बहुप्रशंसित भुवन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समाधान का लाभ उठाया गया है। तो बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया था कि मनरेगा के तहत में क्या यूज़ किया जाता है, तो भुवन पोर्टल को यूज़ किया जाता है कि कहाँ पे किस तरह की भूमि है, भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है, GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है। और इसीलिए इसी क्रम में बताया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रिज टू वैली अप्रोच पर आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीकी का उपयोग करते हुए मनरेगा के तहत 2.69 लाख ग्राम पंचायत में से लगभग जो बताया गया है कि 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में से 2 लाख ग्राम पंचायतों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली योजनाओं को पूरा करने के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। क्या हासिल किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, तो द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन विद द कंप्लीशन ऑफ GIS प्लान्स फॉर 2 lakhs ग्राम पंचायत आउट ऑफ 2.69 lakhs ग्राम पंचायत अंडर मनरेगा यूजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द रिज टू वैली अप्रोच। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मनरेगा के तहत में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्या उपलब्धि हासिल की है, तो 2 लाख ग्राम पंचायतों में अब क्या हो गया है, GIS योजना का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि वहाँ पे भूमि प्रबंधन सही रूप से, भूमि का विकास सही रूप से किया जा रहा है, व्यवस्थित रूप से विकास हो रहा है, आय पैदा करने वाली संपत्तियों का वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है एवं वहाँ पे
रिज टू वैली अप्रोच बिल्कुल अपनाया जा रहा है। सही रूप से वहाँ पे जल निकासियाँ हो रही हैं, सही रूप से वहाँ पे जल का प्रबंधन किया जा रहा है। मनरेगा के तहत इन ग्राम पंचायतों में इसका लाभ उठाया जा रहा है। और ये बताइए कि GIS का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? तो इसरो के भुवन पोर्टल के द्वारा। इसरो क्यों? क्योंकि यही तो GIS और रिमोट सेंसिंग पर आधारित है। तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।